जीएस के बारे में अध्ययन करेंगे। और अध्ययन क्या, मुख्य रूप से हम आज प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को भी जीआईसी प्रवक्ता का भी पेपर देना है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का भी पेपर देना है, और आने वाले भविष्य में जो वैकेंसी आ रही है एलटी ग्रेड की, तो उसको उसमें भी शामिल होना है। और मैंने सिलेबस से आप लोगों को अवगत करा ही दिया और बहुत विधिवत कराया, ठीक है। तो एलटी ग्रेड 2018 का जो पेपर हुआ है उसमें जो जीएस पूछे गए हैं, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा और प्रश्न पे विचार करिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में जो है मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है ना, जिसे देहाती भाषा में व्याख्या भी कर दे रहे हैं, देहाती भाषा में कहते हैं मलिक्ष, मलिक्ष कहते हैं ना। तो मलेच्छ जो है शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ठीक है। उसमें जो लोग संस्कृत नहीं बोल पाते थे, शुद्ध संस्कृत नहीं बोल पाते थे, उन्हें मलेच्छ कहा गया है, ठीक है। हाँ, मलेच्छ, क्योंकि उस समय भाषा क्या थी, संस्कृत ही थी। तो जो शुद्ध संस्कृत नहीं बोल पाते थे उन्हें मलेच्छ कहा गया है। जैसे आजकल जो सही बात नहीं कर पाता या साफ सफाई नहीं रखता तो कहते मलिच्छ है, ठीक है। तो मलेच्छ जो है उसी का एक तरीके से तद्भव रूप मलिच्छ कह सकते हैं, ठीक है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर दीजिए, ठीक है। राजा पत्नी, किस राजा की कौन सी पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त के आगे दिया है दत्ता देवी, समुद्रगुप्त के आगे दिया है कुबेर नागा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के आगे दिया है कुमार देवी, और कुमारगुप्त प्रथम के आगे दिया अनंत देवी, ठीक है। तो इसके लिए कोड बनाया है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऐसे करके बनाया है। तो शायद मैं बोल रहा हूँ, आप भूलते जा रहे हैं, तो मैं मिलान कर ही देता हूँ, ठीक है। चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी, ठीक है, उन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी, इतिहास से प्रश्न है, भारतीय इतिहास वाले पोर्शन से, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी। कौन थी? कुमार देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य कहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुबेर नागा थी, ठीक है, कुबेर नागा थी। और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी अनंत देवी थी, ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न वास्तव में कठिन आया है, इसलिए जीएस में ज़्यादा लोगों का गलत हुआ है, ठीक है। पीसीएस लेवल का प्रश्न पूछा था। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन कौन सा है? जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है उस पुस्तक से प्रश्न बनाया है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, ठीक है। दूसरा है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्यों तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। अब दिया है, कूट दिया है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। डी वाला दिया है, ना 1 सही है ना 2 सही है। बताइए कौन सही है? इसमें जानते कौन सही है? सी, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। एक ये कह रहा है कि यह भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। बिल्कुल, शासन के बारे में इसमें अर्थशास्त्र भले उसका नाम है, अर्थशास्त्र भले नाम है, लेकिन वो पुस्तक किस चीज़ का है? राजनीति का शास्त्र है, ठीक है। राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है। और ये अर्थशास्त्र पुस्तक के जो रचनाकार हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाणक्य या कौटिल्य है। इस पुस्तक में राज शासन से संबंधित विस्तृत निर्देश है, जैसे राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा, राजदूतों एवं जासूसों का चयन,
न्याय व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, पुलिस व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, सेना कैसी होनी चाहिए, सुरक्षा के क्या इंतजाम होने चाहिए, इसके बारे में है। ठीक है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, यानी वो भले चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे, मंत्री थे, गुरु थे, लेकिन उन्होंने मौर्य शासन के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने एक आइडियोलॉजी प्रस्तुत की है, एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि ये ऐसा शासन चलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ संविधान है तो किसी उसका उल्लेख थोड़ी है, उसमें एक सिस्टम बनाया गया है। वैसे चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें राजनीति का एक सिस्टम बनाया गया, कैसे राजा होना चाहिए, कैसे क्या होना, सारा नियम कानून बताया गया। समझ में आया ना। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? दिल्ली के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया। इब्न बतूता, अल बरूनी, फरिश्ता, अबुल फजल। बताइए, किसी का उत्तर नहीं आ रहा। इब्न बतूता, ठीक है। हाँ, ये मोरक्को का यात्री था जो 1333 ईस्वी में उत्तर पश्चिम द्वार से दिल्ली में प्रवेश किया था मोहम्मद तुगलक के दरबार में। ठीक है, और जो है मोहम्मद तुगलक ने उसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी एक तरीके से वो सलाह देता है, मशवरा कानूनी सलाह देता है राजकाज में। उसने अपने यात्रा वृत्त रहला में, देखिए प्रश्न से ही प्रश्न कैसे बनते, व्याख्या में दे रहा हूँ। उसने अपने जो है यात्रा वृत्तांत रहला, ठीक है, रहला में दिल्ली के विषय में उल्लेख किया है। वह दिल्ली को बृहद एवं भव्य शहर बतलाता है और यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के सभी मुस्लिम राज्यों में सबसे बड़ा और सबसे उत्कृष्ट शहर था। समझ गए? ठीक है, किसने कहा है इस पुस्तक में? क्लियर है ना भाइयों बहन? गलत तो नहीं होगा मित्रों? चलिए, अच्छी बात है। अगला जो है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने तो हड़प नीति लगाया। रिपन कितने लोग उत्तर आ रहे हैं? ठीक है, रिपन वाले सही है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन, ये प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, जो आपने उसके बारे में बताया, लॉर्ड कर्जन जो है, हाँ, बंगाल के विभाजन से रिलेटेड है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति से है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन है। लिटन था। लिटन क्या है? लिटन किससे? लिटन थोड़ा देखना पड़ेगा, हमें उतना याद नहीं आ रहा है, थोड़ा इतिहास से पढ़ाएंगे, हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, लिटन बहुत कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन एक आध काम तो किया ही है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा गवर्नर जनरल का कार्यकाल। तो आगे चलते हैं, जो जानकारी रहेगी हम बताते चलेंगे, हम तथ्यों को छिपाएंगे नहीं, जितनी हमको रहेगी बताते चलेंगे, जो नहीं रहेगी उसको ज़बरदस्ती झूठे बताने से क्या मतलब। ठीक है, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से न डरियो। फिर क्या आगे? मैं कोचिंग छोड़ के चला जाऊंगा, तो देखते रहिए, तो ऐसा नौबत ना आए। ठीक है, जो रहे सही रहे असली रूप में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने दिन की सूचना आवश्यक है? पूर्व सूचना 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। 14 दिन। कितने लोग 14 दिन वाले हैं? बिल्कुल सही है, 14 दिन ही है। और राष्ट्रपति जो महाभियोग वाला है वो अनुच्छेद किसमें है?
61 में, ठीक है। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से लगाया जा सकता है इसके बारे में अगर 2/3 सांसद जो है वो महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो उस पर महाभियोग लग सकता है। और महाभियोग किस स्थिति में लगता है, देखिए वकील साहब बैठे बताएंगे। संजय सवेरा जी जो है LLB किए हुए हैं, बताइए। नहीं कोई बात नहीं, वीडियो में तो आप भी वीडियो में आ जाएंगे। किस स्थिति में लगता है? अपने जो है कर्तव्यों का नैतिक निर्वहन नहीं करता ना, तो उस स्थिति में लगा सकता है संसद, ठीक है। 2/3 उससे जो है लग जाता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? एक मिनट, प्रश्न हाँ फिर पुराने फॉर्म में आप, ठीक है। चलिए, एक तो कहावत है, क्या रहती है? सीधी रहती है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। भारत का राष्ट्रपति, विकल्प सुन लिया करिए। हम मेरी भी आदत यही कमी है, मैं भी हुआ जाता हूँ हर काम में, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं। सबसे पहले विकल्प को देख लेना चाहिए, नहीं तो गलतियाँ होती हैं और उस गलती का खामियाजा मैं भी भुगत चुका हूँ। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। अब बताइए। राष्ट्रपति क्यों आएगा? राज्यपाल को शपथ दिलाने की बात है यार, तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है। और यहाँ जो है स्टेट का जो होता है जस्टिस ऑफ इंडिया ना, समझ गए ना? कोई दिक्कत? देखिए गलत हो रहा था, जान लीजिए दुर्घटना से बच गई आप। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? ठीक है, पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किसमें किया गया? भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में, 9 में, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था लागू सबसे पहले कहाँ की गई थी? हाँ, राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 9 के आर्टिकल 243 से 43 में पंचायती राज के 3 सोपानों का वर्णन किया गया है। और ये जो अधिनियम 73वें संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है, जोड़ा गया था। आगे चले। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तेल शोधनशाला नहीं है। गुजरात में, केरल में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में। बताइए किसमें नहीं है? गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। सीधा दिमाग लगाइए कि तेल ओल कहाँ से निकलेगा? समुद्र तटीय एरिया रहेगा, तो इसमें कौन समुद्र तट के किनारे नहीं है? गुजरात है, केरल भी है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ नहीं है, ठीक है। तेल शोधन कारखाना, वो वेधशाला की बात है ना, तेल शोधनशाला, तेल को प्यूरिफाई कहाँ किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, हाँ देखिए, छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला नहीं है, गुजरात में तेल शोधनशाला कोयली में है, कोयली गुजरात, और जबकि जामनगर तेल शोधनशाला है जो है, ठीक है। और गुजरात कोच्चि तेल शोधनशाला जो है वो केरल में है, और हल्दिया भी है, ठीक है। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है, कोयली कोयली गुजरात में है, ठीक है, कोच्चि केरल में है, और जो है हल्दिया पश्चिम बंगाल में। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती? इंडिया की नदी तो कायदे से स्पष्ट नहीं हो पाता, ऑस्ट्रेलिया की पूछ लिया। विश्व भूगोल से प्रश्न है, नहीं बहती। हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर, ऑरेंज रिवर, गिलबर्ट रिवर, ठीक है।
ऑरेंज रिवर है। और ऑरेंज रिवर जो है दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। हाँ, ये डंकेल्सवर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिलहाल बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं बहती, ठीक है। बाकी तीनों बहती है, हंटर भी बहती है, फ्लिंडर्स भी बहती है, गिलबर्ट भी बहती है, ठीक। ये कहाँ बहती है? कम से कम याद हो जाना चाहिए। देखिए बार बार समय नहीं मिलेगा, इतने आराम से कर रहे हैं तो याद हो जाए क्वेश्चन ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है, यानी जनसंख्या घटा है कहाँ पे सबसे ज़्यादा? केरल में, सिक्किम में, नागालैंड में, मणिपुर में? नहीं, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में सबसे ज़्यादा घटा है, ठीक है। आगे चले। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? युद्ध। माल्थस एक विचारक थे, उन्होंने दिया जनसंख्या नियंत्रण में सबसे प्रभावी कौन सा जो है वो है उपाय युद्ध। युद्ध करा दीजिए, जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। कि आपदा आने पे जल्दी नियंत्रित हो गए, कि जन्म पे नियंत्रण हो जाए तो हो जाएगी, और सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण हो जाए। जन्म पे नियंत्रण करिए, ठीक है। आपदा का इंतजार करेंगे तो फिर नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पैंडेमिक आ जाए, कोविड-19, पता लगा कोविड-19 आ गया, कोई समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति मर गया तो क्या होगा? देश की व्यवस्था बेकार हो जाएगी ना। तो महामारी जो है वो किसी को पहचानेगी तो थोड़ी। जन्म पे नियंत्रण कर लो, सीधी सी बात है। हम दो हमारे 5, हम दो हमारे नहीं, अभी चल सकते, अभी 2 हो सकता है, लेकिन 10 साल बाद जो है नहीं सर, उसमें अभी एक डाटा आया है, उसमें दे रहा है 35 साल बाद इंडियन हरासमेंट 2 तेजी से होगा, 2 होगा तभी। तो काफी लोग एक बच्चा भी पैदा नहीं करना चाह रहे हैं सिटियों में। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिए, मतलब हिसाब में रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिक तंत्र, टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, कौन सा जीवोम नहीं, बायोम नहीं है? ठीक है, रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिक तंत्र, टुंड्रा प्रदेश। कौन जीवोम नहीं है बताइए? रेगिस्तान। बायोम है क्या? बायोम जो होता है जिसमें घास भूमि ना, मरुजीओम और टुंड्रा इत्यादि रहते हैं, तो ये होता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र बायोम नहीं है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र ये यही नहीं है। ठीक है, इकोसिस्टम जो है ये बायोम नहीं है। ठीक है, बाकी और है। ठीक है, नहीं, गलत उत्तर ही दे रहा है इसमें रेगिस्तान है, ये उत्तर ही गलत दे रहा है इसमें। ठीक है, हाँ, रेगिस्तान ही होगा। ठीक, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। बहुत अच्छा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार TRF कुल प्रजनन दर ना बच्चे प्रति महिला है, यानी कि एक महिला जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हिसाब से कितने बच्चे जन्म दे रही है? एक औसत क्या है? 2.2, 3.2, 4.2, 4.5। बड़ा टफ क्वेश्चन था, 2.2 है। ठीक है, मौके पे जो औसत है अपने यहाँ। ठीक है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? बात मत करिए, किसे महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1911, 1921, 1951, 1991। बताइए। 1921। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1911 से 1921 के दशक में जो जनसंख्या की 10वीं वृद्धि जो है वो ऋणात्मक रही है।
मतलब घटा है 11 से 21 में, ठीक है, -0.31% हो गई थी, घट गया था जनसंख्या वृद्धि, बाकी हमेशा बढ़ी है। तो इसीलिए 1911 से 1921 को जो है महाविभाजक वर्ष माना जाता है। ठीक, ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। SRI विधि संबंधित है गेहूं से, कपास से, सरसों से, धान से, ठीक है, SRI विधि, ठीक है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि, ठीक है, SRI, देखिए R से आप सीधे पकड़ लेंगे ना, सिस्टम ऑफ राइस, तो राइस है तो किससे होगा, धान से होगा, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है, तो इसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इस विधि की खोज, हाँ, मेडागास्कर के पादरी हेनरी डी लैलिना ने मूलतः फ्रांस ने की थी। यह धान की कृषि संबंधित है, इसे श्री विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी SRI श्री, हिंदी में अगर कहेंगे श्री विधि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित युग में कौन नहीं है, ठीक है, फसल और कीट, तो मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, धान बंका, मक्का तना छेदक, ठीक है, कौन नहीं है, धान में बंका लगता है, मक्का में भी तना छेदक लगता है, ठीक है, मूंगफली में जो चना में भी फली छेदक लगता है, जो कीड़े घुस जाते हैं चना में, जब हो रहा चबाते हैं आप लोग तो दांत के नीचे जाता कच करता है, बड़ा गड़बड़ फील हो रहा है, कोई बात नहीं। मूंगफली जो है इसमें नहीं होता, मूंगफली में उस फली छेदक नहीं लगता है, ठीक है। मूंगफली में सफ़ेद गिडार रोग लगता है, सफ़ेद हो जाता मूंगफली है ना, देखिए कभी कभी उस टाइप के सीजन में रख दीजिए, बरसात और साथ में, तो सफ़ेद गिडार उसमें लग जाता है, फली छेदक बहुत कम, क्योंकि मूंगफली दाना ठोस होता है, ठीक है। मक्का का जो पोपट उसमें होता है, जिसमें वो होता है, क्या कहते हैं, चने का, उसके खोल जो है थोड़ा कोमल होता है उसमें। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता है, बड़ा टफ क्वेश्चन ही बनाया था। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता है 100%, 200%, 250%, 300%, ठीक है, 200%, ठीक है। हाँ, ये फसल चक्र की सघनता जानते कैसे निकाल जाती है, फसल चक्र में उगाई गई कुल फसल, ठीक है, गुणे 100 बटे फसल चक्र का समय। तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो ढंग का एग्रीकल्चर पढ़ा होगा वो ही कर पाएगा क्वेश्चन। फिलहाल निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ठीक है। प्रजाति पूछा है, फसल की प्रजाति, मूंगफली की कौशल प्रजाति है, सरसों की वरदान है, अलसी का चमत्कार है, चना का उदय है, कौन नहीं है, हाँ, अलसी का चमत्कार नहीं है, ठीक है। मूंगफली का कौशल है, सरसों का वरदान है और चने का उदय है, ठीक है। चमत्कार अलसी की प्रजाति नहीं है, बल्कि चमत्कार मटर की प्रजाति है, ठीक है। चमत्कार किसकी प्रजाति है, अलसी की जो प्रजातियां हैं वो सुरभि है, जीवन है, जानकी है, नगरकोट है, हिमालिनी है, ये सब बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा कौन कौन प्रजाति है। सर जानते हैं कहाँ मिलता है, जो दवाई बड़ी बड़ी दुकानें होती है कीटनाशक, वो लोग रखते हैं, पर्ची देते हैं। हाँ, यहाँ खेती होती है मटर की, भिंडी की, बैंगन की ना, तो उसमें ये तो सही था, लेकिन थोड़ा सा। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है, तांबा की, जर्मेनियम की, चांदी की, लोहा की, ठीक, किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है, यानी ताप बढ़ने से वो भी बढ़ता है, ठीक है, जर्मेनियम का है, ठीक है। क्योंकि तांबा, चांदी और लोहा मेटल है, ठीक है, जबकि जर्मेनियम एक अर्धचालक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अब ये मैथ का है, इसको हल करके देखना पड़ेगा, तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ, उस समय करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करंट का क्वेश्चन अब यहाँ बदल जाएगा, फिलहाल उस समय जो हुआ था सैन्य विजय प्रहार, ये जो है राजस्थान में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन की महिला एकल खिताब कौन जीती थी, अब आप 2020 का याद रखिएगा आगे आने वाली परीक्षा में, ठीक है, उस समय साइना नेहवाल जीती थी। आगे चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा था, तो उस समय 138
38वां था, ठीक है, तो बदल रहा है। तो ये आपका जीआईसी का जो है 30 क्वेश्चन था एलटी ग्रेड का। अब इसी क्रम में हम अब आगे जो है 2-2, 3-3 पेपर हो जाएंगे, क्योंकि 30-30 प्रश्न ही है। तो अब अगले जो सैटरडे को होगा जीआईसी प्रवक्ता का कम से कम 2-3 पेपर हो जाएगा। 30-30 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन तो आराम से हो ही सकते हैं। आज हमने सिलेबस लिखा दिया तो जानकारी हो गई। अब आप अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे, जीएस का खुद भी थोड़ा बहुत। बाकी कल तो छुट्टी रहेगी। और देखिए मैं पेपर बना रहा हूँ, आज रात में मेरी नींद खुदी करीब 12 बजे, और मैंने जो है 1 मिनट, मैंने जो है वो पेपर बनाना शुरू किया तो मैं 50-57 क्वेश्चन बना दिया हूँ। अब एक दिन और किसी दिन 2 घंटे बैठ जाऊँगा तो पेपर आपका 125 क्वेश्चन का बन के तैयार हो जाएगा। फिर घोषणा हो जाएगी अचानक, फला दिन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।